मेंटल हेल्थ को कैसे देखते हैं सर? मेंटल हेल्थ को लेकर टैबू भी है। मेंटल हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे, खासतौर पे पेरेंट्स को अगर बताना हो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर? आपने बड़ा कठिन सवाल पूछा, इसलिए कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम नाम तो लेते हैं हेल्थ का, बट हम मेंटल हेल्थ को आज तक हेल्थ के तरीके से देख नहीं पाए हैं। तो माइंड एंड बॉडी इतना कनेक्टेड है, आपको पल्पिटेशन होता है, घबराहट होती है, आपका बीपी बढ़ जाता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपको पसीना आता है, आपको चक्कर आता है। पीपल कैन डाई इट्स सडन एक्यूट स्ट्रेस। अगर कोई परेशान है, एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है, तो अगर आप वॉक करते हैं यू फील गुड। क्या क्या सिम्टम डॉक्टर नंद आपको दिखता है जब पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चे में कहीं ना कहीं समस्या है, मानसिक तौर पे बच्चा अस्वस्थ है या सहज महसूस नहीं कर रहा है? इसमें केवल बच्चों की बात नहीं है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं जी। सबसे बड़ी जो है, जो कि ठीक करने वाली होती है, बहुत छोटी चीज़ होती है लेकिन वो बड़ी बन जाती है, वो हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन। सो पेरेंटिंग की जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि देयर इज़ नो करिकुलम, देयर इज़ नो एलिजिबिलिटी, देयर इज़ नो डिग्री, नो डिप्लोमा, एनीवन कैन बी द पेरेंट। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों के मेंटल हेल्थ और वेलनेस को लेकर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साइकेट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार हैं। बहुत बहुत स्वागत सर किडोक्रेसी में आपका, और वक्त देने के लिए। मेंटल हेल्थ को कैसे देखते हैं सर? मेंटल हेल्थ को लेकर टैबू भी है। मेंटल हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे, खासतौर पे पेरेंट्स को अगर बताना हो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर? और आज के दौर में ये चीज़ें आप अनुभव भी कर रहे होंगे अपने क्लिनिक में भी, जब ओपीडी में देखते होंगे, कैसे क्या बताएंगे सर? आपने बड़ा कठिन सवाल पूछा, इसलिए कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम नाम तो लेते हैं हेल्थ का, बट हम मेंटल हेल्थ को आज तक हेल्थ के तरीके से देख नहीं पाए हैं। जैसे हम फिज़िकल हेल्थ को देखते हैं तो मेंटल हेल्थ को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। यदि आप ऐसे देखें कि WHO कैसे उसको डिफ़ाइन करता है, तो WHO का डेफिनेशन आप देखेंगे मेंटल हेल्थ का, तो ये WHO स्टेट करता है कि मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग एंड दैट इनेबल्स पीपल टू कोप विद नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ एंड that also help people to realize their abilities so that they can learn, they can work, and they can contribute to society. So if you look at the definition carefully, in the beginning, the definition emphasizes to cope with the normal stress of life. जी। So there is a coping with the stress is a health, but that is not health. Mental health is much beyond the physical health. फिजिकल हेल्थ कुड बी कुड हैव द पैरामीटर्स। फिजिकल हेल्थ का एक पैरामीटर होता है, जैसे आप ब्लड टेस्ट करके देख लीजिए कि फिजिकल हेल्थ में आपका लीवर कैसा है, किडनी कैसा है, फंक्शनिंग कैसा है। बट मेंटल हेल्थ में ऐसा कोई स्क्रीनिंग नहीं है, इसलिए कि मेंटल हेल्थ हमेशा डायनामिक होता है फिजिकल हेल्थ की तरह। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आप फिजिकल हेल्थ चेकअप करते हैं तो किडनी फंक्शन करते हैं तो उसका यूरिया का एक रेंज होता है जी, क्रिएटिनिन का एक रेंज होता है, उस रेंज के अंदर आते हैं तो मान के चलते हैं कि ठीक है। सेम जो लीवर फंक्शन टेस्ट है, SGOT SGPT, उसका एक रेंज होता है, 50 के अंदर है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है, आपका लीवर ठीक है। बट ये मेंटल हेल्थ पे नहीं है, इसलिए कि माइंड का पावर इतना डायनामिक होता है कि आज आप और मैं, हम लोग दोनों मानते हैं कि हम मेंटली हेल्दी हैं, बट जब कुछ दिक्कत होती है तो हम कैसे उसको कोप कर पाते हैं, या दिक्कत नहीं भी होती है, मान लीजिए हम बड़े आराम से बैठे हुए हैं और आराम से बैठ के अगर कुछ थॉट ऐसे दिमाग में आ गया जो कि कुछ ट्रिगर करता है, उस ट्रिगर से हमारा सारा मेंटल मेकअप और फिज़िकल मेकअप अफेक्ट हो सकता है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कंसेप्ट हमने बनाया है मेंटल हेल्थ का, वो कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए गलत है कि मेंटल हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। उदाहरण के तौर पे फिजिकल हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। तो माइंड एंड बॉडी इतना कनेक्टेड है, इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड है कि इवन वन थॉट कैन क्रिएट ए हैवॉक इन द बॉडी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई बहुत सडन पेनफुल समाचार मिला आपको, बहुत दुखद, कि कोई बहुत आपका प्यारा, कोई बहुत प्रिय
आपका नहीं रहा इस दुनिया में, और आदमी बड़ा हेल्दी था, आपने उम्मीद नहीं किया था ऐसा कुछ गलत हो जाएगा, तो अचानक क्या होता है, आपका बॉडी करता है रिएक्ट. इट्स नॉट जस्ट द माइंड. सो माइंड सेंड द मैसेज टू द बॉडी दैट नो दिस हैज़ हैपेंड. सो उस वक्त आपको पल्पिटेशन होता है, घबराहट होती है, आपका बीपी बढ़ जाता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपको पसीना आता है, आपको चक्कर आता है. बहुत बार ऐसा होता है कि बीपी इतना बढ़ जाता है कि ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, और ऐसा होता भी है. पीपल कैन डाई विथ सडन एक्यूट स्ट्रेस और सडन बैड न्यूज़. सो दैट सिंपली मीन्स कि वन बैड नेगेटिव distressing information can kill the body. So we cannot separate it. So what is needed, that mental health should be relooked into different way. It is a component of the health. It's not a separate. But unfortunately क्या होता है जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो we talk about health of the kidney, health of the liver, health of the brain, health of the eye. But we do not talk in terms of the connectivity, in terms of the holistic integral health. जी. For example, जो बॉडी में एक्टिविटी होता है, that affects the mind, that affects the brain. Suppose अगर कोई परेशान है, एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है, तो अगर आप वॉक करते हैं, यू फील गुड. आपने देखा होगा लोग वॉक करते हैं, अगर आप वॉक करके लंबा सांस लेते हैं, यू फील गुड. सो एवरीथिंग इज सो मच कनेक्टेड, नो. बट वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट कंपार्टमेंटलाइज, कि हम उसको बांध कर देखते हैं कंपार्टमेंट में. और शायद यही कारण है कि आप देखें तो इतने पैसे खर्च होते हैं मेंटल हेल्थ पे. और जब हम देखते हैं जो डेवलप कंट्री हैं एंड जो डेवलपिंग कंट्री में, मेंटल हेल्थ के मामले में दोनों में अंतर नज़र नहीं आता है. फिजिकल हेल्थ के बारे में है, सर्जरी के बारे में है, इमेजिंग के बारे में है, टेक्नोलॉजी के बारे में है, रोबोटिक सर्जरी के बारे में है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ. सो ऑल द कंट्रीज आर ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ. क्या क्या सिम्टम डॉक्टर नंद आपको दिखता है जब पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चे में कहीं ना कहीं समस्या है, मानसिक तौर पे बच्चा अस्वस्थ है या सहज महसूस नहीं कर रहा है? क्या क्या आपको सिम्टम दिखता है जिसको लेकर पेरेंट्स को आप अलर्ट करना चाहेंगे? इसमें केवल बच्चों की बात नहीं है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं जी. और अगर हम खास करके बच्चों में देखें तो बच्चों का हेल्थ या मेंटल हेल्थ बहुत डायनामिक होता है. इसमें कोई बहुत नैरो स्पेक्ट्रम नहीं होता है. और आमतौर पे हम लोग मेंटल हेल्थ को देखते हैं, समझते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि बच्चे की फीलिंग, बच्चे का इमोशन, बच्चे का इमोशनल एक्सप्रेशन, बच्चे का कम्युनिकेशन, बच्चे का लिविंग स्टाइल, बिहेवियर वो कैसा है, और वो बदलते रहता है. जब बच्चा छोटा है, मान लीजिए अगर क्लास 4 का है तो उसका बिहेवियर अलग हो सकता है. जब बच्चा क्लास 6 में जाता है तो अलग होता है. लेकिन यदि हम उसको बीमारी के लेंस से देखें तो ये उचित नहीं होता है. जैसे मान लीजिए क्लास 4 का बच्चा, 5th का बच्चा 6 में जाता है, सो 6 में ब्रेन का डेवलपमेंट कुछ अलग होता है. हम लोग बोलते हैं कि 6 में एक क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट होता है. और अक्सर स्कूल से ऐसा हमें देखने को मिलता है कि टीचर्स या पेरेंट्स ये कहते हैं कि क्लास 5 तक तो ठीक था, ये 4 तक अब बहुत बदमाशी करता है, हमारी बात नहीं सुनता है. बट ये बहुत नेचुरल है कि उनकी बात नहीं सुनेगा. इसलिए कि जब क्रिटिकली आदमी थिंक करना शुरू करता है, क्रिटिकली सोचना शुरू करता है ब्रेन, तो डिबेट भी होता है, एनालिसिस भी होता है और क्वेश्चन भी होता है, इंक्विजिटिवनेस भी होता है, ये उत्सुकता होता है कि. बट उस उत्सुकता को एज ए पेरेंट्स या एज ए टीचर बहुत बार हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. तो हमको लगता है कुछ गड़बड़ है. तो ये पर्सपेक्टिव होता है बच्चों को देखने का कि किस उम्र में है, कैसा कल्चर है, फैमिली का डायनेमिक कैसा है, उस हिसाब से. जैसे मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर फैमिली में या किसी पर्टिकुलर सोशल डेमोग्राफिक कंडीशन में यदि एक ख़ास तरह का बिहेवियर बच्चों का होता है और उससे जब डेविएट करते हैं और डेविएशन का कारण बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होता है,
तो हम लोग मान के चलते हैं कि जस्ट लाइक कुछ डेविएशन है, इसका मतलब होता है जो इसका इमोशनल प्रोसेसिंग है ब्रेन का, वो कहीं ना कहीं ठीक काम नहीं कर रहा है। तो जब भी ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन, अटेंशन, फोकस, चेंज ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है, कुछ चेंजेस हो रहा है और आप उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि वो चेंजेस क्यों हो रहा है, तो ये मान के चलना चाहिए कुछ ना कुछ दिक्कत है और एक्सप्लोर करना चाहिए कि दिक्कत कहाँ पे हो रही है। बहुत सारी दिक्कतें, यकीन कीजिए, हम उसको ठीक कर सकते हैं यदि हम उसको समझ जाएं तो, एज ए पेरेंट या एज ए स्कूल टीचर या एज ए स्कूल काउंसलर। बट अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसलिए ऐसा होता नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को हम मेडिकलाइज कर देते हैं। जैसे आप देखिए, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD, कंडक्ट डिसऑर्डर। तो अटेंशन डिफिसिट जिसका होता है, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ क्रिएटिविटी। वो बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, बट इफ़ यू आर टू डिसिप्लिन ओरिएंटेड जी, तो अटेंशन डिफिसिट बीमारी हो जाती है आपके लिए। बट इफ़ यू आर एबल टू मैनेज सम ऑफ द बिहेवियर और एबल टू मैनेज some aspect of the behavior that what is labeled at ADHD, then things are not that bad. So social milieu, social context, cultural context बहुत important होता है mental health को समझने के लिए। जैसे जो चीज़ें नॉर्मल है US में, यह अब नॉर्मल हो सकती है। जो चीज़ें नॉर्मल है इंडिया में, वहाँ पे अब नॉर्मल हो सकता है। तो इट्स मेनली सोशल कॉन्टेक्ट और कितना उस सोशल कल्चरल एस्पेक्ट में बिहेवियर या इमोशन का एक्सप्रेशन फिट बैठता है, तो हम लोग उस तरीके से देखते हैं। आज के दौर में जो पेरेंट्स और बच्चों को देखते हैं, उसमें किस तरह की चीज़ें आपको लगती हैं कि इसको, जो कहा कि कई चीज़ें घर पे दूर हो सकती हैं, जो आपको लगता होगा वो कौन सी ऐसी कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको लगती है कि वाकई इसको एड्रेस किया जा सकता था, या इस तरह की शिकायतें हमारे पास बढ़ने लगी है, इस तरह की चीज़ें खासकर बच्चों को लेकर बात करें? जो सबसे बड़ी जो है, जो कि ठीक करने वाली होती है, बहुत छोटी चीज़ होती है लेकिन वो बड़ी बन जाती है, वो हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स, या कम्युनिकेशन विद इन द फैमिली। वो कम्युनिकेशन हम लोग आजकल देखते हैं कि या तो बहुत ओवर एक्सप्रेसिव होता है या बहुत अंडर एक्सप्रेसिव होता है। और जब भी कम्युनिकेशन होता है तो अक्सर वो मैकेनिकल होता है। जैसे मान लीजिए आप घर पे आए और आपने पूछा तुम्हारा दिन कैसा रहा आज, तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा है। पूछते हैं तुम कैसे हो, सब ठीक रहा? तो हाँ, सब ठीक रहा। तो हम कैसे इमोशनली इलिसिट कराते हैं एक्सप्रेशन को, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और जब भी कम्युनिकेशन होता है तो उसमें इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे की बात को भी सुने। बट अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब आपके पास टाइम कम होता है किसी भी कारण से, तो आप बच्चे की बात पूरी सुन नहीं पाते हैं और अपना एक फ़िक्स आइडिया आपके पास होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा कुछ बोल रहा है आपको, क्लास 5, 6 का या 4th का, और आपने पहले से बना लिया अपना राय कि अच्छा ये बोलने वाला है। फिर आप उसको बोल देते हैं, अच्छा तुम ये बोलने वाला मुझे पता है, तो वहाँ पे शट हो गया। तो जब तक एक्सप्रेशन नहीं होगा, जब तक आपका लिसनिंग एबिलिटी नहीं होगा, जब तक आप उसको ठीक से सुन नहीं पाते हैं, तब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो यदि हम थोड़ा सा कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर लें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो पाती है। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें है कि लोग उसको मान के चलते हैं एक्सप्रेशन, बट इट इज़ नॉट ओनली एक्सप्रेशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द लिसनिंग पार्ट। आप सुने, बिना जजमेंट किए हुए सुने, बट वो सुनना आसान नहीं होता है। इसलिए उसके पहले आपको करना पड़ेगा डिस्कनेक्ट अपने आप को, अपने फ़ोन से, अपने गैजेट से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, तब वो कर सकते हैं। बट चीज़ें इतनी डेंस हो गई है, हम लोग घिरे रहते हैं आसपास की चीज़ों से कि हम ये कर नहीं पाते हैं। दूसरा जो कम्युनिकेशन का हिस्सा है वो है नॉन वर्बल। आजकल क्या है, काउंसलर्स हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं या कम्युनिकेशन कुछ के लोग हैं, आजकल बहुत अधिक एम्फसाइज करते हैं एक्सप्रेशन पे कि तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। बट बहुत बार बिना शब्दों का इस्तेमाल किए भी लोग बोलते हैं
और जो बिना शब्दों का इस्तेमाल किए बोलते हैं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जी। दैट इज़ परहैप्स मच मोर पावरफुल। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कोई बहुत परेशान है, वो बच्चा है चाहे कोई भी हो, तो एक तो आप उसको बोलते हैं जल्दी बोलो बोलो क्या दिक्कत है मैं सॉल्व करूँगा। यदि आप उसको नहीं बोलते हैं कि बोलो बोलो मैं सॉल्व करूँगा, और आप केवल हाथ रखते हैं कंधे पे और ये महसूस कराते हैं कि आप जल्दी में नहीं हैं और आप समझ रहे हैं बच्चे की पीड़ा को या बच्चे की समस्याओं को, तो दैट इज़ वेरी थेरेप्यूटिक, दैट इज़ वेरी हीलिंग। बट अक्सर ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल। अगर शुरुआत से अगर हम देखें, थोड़ा-सा भटकाव जैसा है, लेकिन पेरेंटिंग रूल अगर आपसे कोई पूछे, शुरुआती बचपन से लेके बच्चों की परवरिश नर्चरिंग में, आपको कहाँ लगता है कि चूक हो जाती है? कुछ चीज़ें आपने बता दी कम्युनिकेशन में। कुछ जगह मैं ये भी देख रहा था कि आप ऑफ़िस से थक-हार के आए, थके हैं, ठीक है, बच्चे को नहीं पता है, वो आपसे लिपटना चाह रहा है, आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, आप कह दिए कि आप थके हुए हैं, तो उसका दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मैंने सिर्फ़ ये सुना है, आपकी ज़बानी हम समझना चाहते हैं। बच्चा कुछ एक्सपेक्ट करके आपके पास पहुँचता है और आपने उसको ब्रेक कर दिया। वो दिमाग में कितना खतरनाक है दिमाग के। पेरेंटिंग की जो बात है, कोई पेरेंटिंग एक बड़ा मज़ेदार विषय है। पेरेंटिंग एक ऐसा विषय है जिसमें कोई करिकुलम नहीं होता है। पेरेंटिंग की कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती। ये नहीं कि आप पेरेंट बन सकते हैं तभी जब आप ये काम कर लेंगे तब। सब बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव हैं, आप पेरेंटिंग कर सकते हैं, आप मदर फादर बन सकते हैं। सो पेरेंटिंग की जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि देयर इज़ नो करिकुलम, देयर इज़ नो एलिजिबिलिटी, देयर इज़ नो डिग्री, नो डिप्लोमा, एनीवन कैन बी द पेरेंट, यू हैव टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। बट इसमें अच्छी बात क्या है, इसका मतलब होता है कैनवास बिल्कुल ओपन है। और आप देखें तो पेरेंटिंग का लिटरेसी और एजुकेशन से संबंध है, बहुत बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ठोस संबंध है कि जो लोग बहुत लिटरेट है, बहुत एजुकेटेड है, वो अच्छे पेरेंट बन सकते हैं। बहुत बार नहीं बनते हो, इसलिए उनकी अपनी समस्याएं हो जाती है, अपना उनका बिलीफ सिस्टम हो जाता है। तो फोकस यदि हम केवल करें पेरेंटिंग पे, बिना डिग्री, बिना डिप्लोमा, बिना एजुकेशन के, तो मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट फोकस करते हैं बच्चों पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितना हम रिसोर्सेज दे पाएँ उतना अच्छा है। जैसे अच्छा स्कूल, अच्छी किताबें, अच्छा ट्यूशन्स, अच्छे गैजेट्स, अच्छा वेकेशन, अच्छे स्पोर्ट्स क्लब, ये। लेकिन बहुत सारे पेरेंट ऐसे हैं कि ये तो देते हैं, बट इसके साथ देते हैं कॉन्फ्लिक्ट भी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि ये कर ले, फिर तुमको ये करना है, फिर ये करना, फिर ये करना है। तो एक्चुअल जो इंटरनल डेवलपमेंट होता है, आंतरिक विकास वो होता है, वो तो होता नहीं है। आपका स्किल डेवलप होता है ये सारी चीज़ों में, बट इनर स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, वो सेल्फ इस्टीम और इफ़ेक्टिवनेस ऑफ जी। डूइंग समथिंग, वो डेवलप पूरी तरीके से नहीं होता है। तो दूसरा पेरेंटिंग है देखिए, जहाँ रिसोर्सेस नहीं होते हैं, तो वहाँ पे फोकस अपने तरीके से लोग करते हैं। अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छी किताबें नहीं है, अच्छी ट्यूशन्स नहीं है, अच्छे रिसोर्सेस नहीं है, जी। बट इसके बावजूद बच्चे का सेल्फ इस्टीम बना रहता है, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो पेरेंटिंग का रियल मतलब होता है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। आपके पास रिसोर्सेज कम हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, बट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। आज देखेंगे आजकल तो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं टफ़ वाले, तो उसमें अलग अलग बच्चे होते हैं। उसमें आपको बहुत, जिनके पास रिसोर्सेज है वो बच्चे कम मिलते हैं, तो जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं वो बच्चे अधिक मिलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े स्कूल के, बहुत बड़े बड़े जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं फिज़िकल, वो बच्चे कुछ कम आते हैं बहुत टफ़ कंपटीशन में। वो भले आप IIT ले लीजिए या नीट ले लीजिए या सिविल सर्विसेज ले लीजिए या IIM ले लीजिए। और इसका कारण ये है कि जब तक आपका रिजिलियंस या सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ इफिकेसी जब तक ये बेहतर नहीं होता है, तब तक आप बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। यदि आप अच्छा कर भी लेते हैं तो आप रिजिलियंट नहीं होते हैं,
जैसे आप अच्छे स्पोर्ट्स में हो गए, आपने अच्छा डिग्री ले लिया, अच्छी नौकरी मिल गई, बट बाद में जब रियल लाइफ में आप आते हैं, रियल लाइफ का मतलब होता है जो एजुकेशन से हट के है, जो नौकरी से हट के है, उसको सोशल लाइफ बोलते हैं। जी। तो वहाँ पे आप मिसफिट हो जाते हैं। लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, उनका सेल्फ स्टीम बड़ा होता है, वो अच्छा करते हैं, वो सोशल लाइफ को भी हैंडल कर लेते हैं। सो इंटायर पेरेंटिंग का फोकस आप रिसोर्सेज दें चाहे मत दें, वो होना चाहिए कि सेल्फ स्टीम मेंटेन करें, झूठा सेल्फ स्टीम नहीं, सच्चा, एक अच्छा ईमानदार सेल्फ स्टीम और सेल्फ एफिकेसी। इट इज़ नॉट अ मोटिवेशनल वो कि आप ये करो, ये हमेशा एक्सपीरियंस बेस होता है कि बच्चों को आप ये काम करने दो, वो काम अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी होता है। बट वो अप्रिशिएट मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। आप भले मत कुछ बोलें, भले आँख से बोले बहुत अच्छा है, बट इट शुड नॉट बी मैकेनिकल। थोड़ा मैकेनिकल अगर समझाएं सर। मैकेनिकल का मतलब होता है जैसे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड वेरी गुड, और एक होता है बहुत अच्छा काम किया। सो जब तक वो कनेक्ट फील नहीं होता है बच्चे के साथ, वो फ़र्क उसका नहीं पड़ता है। इसलिए कि बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि ये डेप्थ कितना है सपोर्ट में। क्या जी इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने देखा होगा जिसके पेरेंट्स बहुत बार पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो बच्चे बहुत बार अच्छा करते हैं। अच्छा इसलिए करते हैं कि सारा वो बहुत प्यार से वो देते हैं जिम्मेवारी बच्चों को। जैसे मान लीजिए अगर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल में, तो मैं बोलूँगा देखो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो ये मुझे नहीं पता, तुमको बताओ, तुमको पढ़ना, तुम कुछ कर लो पढ़ के। तो अगर आप बोलोगे कि मेरा एडमिशन वहाँ करा दो, तो बहुत प्यार से बोलते हैं कि यहाँ तो हमारे पास पैसे नहीं कराने के लिए एडमिशन। अब यहाँ दो बातें होती हैं। यदि मान लीजिए फादर ने बोला हमारे पास पैसे नहीं है कराने के लिए, मदर बोला तुम्हारे पास तो पैसे कभी रहते नहीं है, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अगर मदर भी सपोर्ट कर रही है हाँ हमारे पास तो नहीं है, बट काश होता तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो बच्चे का सेल्फ स्टीम बढ़ता है, ऐसे कम नहीं होता है। उसको लगता है ठीक है इनकी गलती तो नहीं है, मैं तो कुछ कर सकता हूँ, तो अपना रास्ता ढूंढना शुरू करता है। जब रास्ता ढूंढना शुरू करता है तो अपना रास्ता जब खुद बनाता है तो उसका धीरे धीरे बढ़ता है कॉन्फिडेंस। जैसे उसने कुछ किताब का इंतज़ाम किया, किसी से बात किया कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, फिर उसने थोड़ा पढ़ा, फिर बढ़ा, फिर एक बार फेल हुआ, फिर नीचे आया, फिर कहीं से इंस्पिरेशन लिया, फिर आगे बढ़ा। तो सोर्स को ढूंढते रहता है। जितना सोर्स को ढूंढता है तो उसका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ इफेक्टिवनेस, वो बढ़ते जाता है। सो ये कारण है बहुत बार कि लोग अच्छा कर जाते हैं। लेकिन बहुत बार अच्छे फैमिली में देखेंगे आप, अच्छे मतलब होता है जो हम जिसको फाइनेंशियली अच्छा बोलते हैं कि हमने तुम्हें सब कुछ दे दिया, तुमने तो कुछ नहीं किया, कितनी मुश्किल से मैं कमा कर लाता हूँ, मैं कहाँ से एडमिशन कराऊँ तुम्हारा, तो वो सेल्फ स्टीम को किल करता है। बट अफसोस की बात है कि हम लोग उसको जानबूझ के नहीं करते हैं। एज ए पेरेंट वी डू नॉट डू इट डेलिबरेटली, इसलिए कि हम अपने स्ट्रगल में फंसे रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला बच्चे को कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो पेरेंट का ये बोलना है तुमसे कुछ नहीं होगा, उसका ये परसेप्शन है कि तुम कुछ करो। उसको लगता है बोलूँगा तो इसको थोड़ा धक्का लगेगा ताकि ये कुछ करेगा, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो भी सकता है बट अक्सर ऐसा नहीं होता है। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि बच्चे कैसे परसीव करते हैं उसको। तो जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारा बच्चा कैसे परसीव कर रहा है किस चीज़ को, तब तक हम बेहतर मेंटल हेल्थ, वेलनेस या बेहतर एक बच्चा शायद नहीं दे पाए सोसाइटी को। मोबाइल से जोड़ के क्या हम मेंटल हेल्थ को देख सकते हैं? बच्चों की बात हो, गैजेट से, मोबाइल से, टेक्नोलॉजी जो बढ़ा है, उसकी खूबी भी है, खामी भी है। क्या आपको कहीं कुछ खामी से जुड़ा हुआ कुछ दिखा है? नहीं, इसकी बिल्कुल है। मोबाइल है, जितना डिजिटल गैजेट्स है, तो खूबियाँ हैं भी, खामियाँ भी हैं। लेकिन खूबियाँ मतलब हम कैसे उसको लेते हैं। आप ऐसे देखें तो एक पावर होता है, चॉइस, आप क्या चूज़ करते हैं। आपके पास मोबाइल है, डिजिटल गैजेट्स आपके पास बहुत सारे हैं, आपके मोबाइल में बहुत सारे कंटेंट हैं।
या बहुत सारा अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। तो आप क्या पिकअप करते हैं वो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। हम्म, सो ये जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं, इनकी बनावट ऐसी होती है, जो भी कंटेंट है, जैसे मान लीजिए हम लोग सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो इनका बनावट ऐसा होता है कि ये एडिक्टिव होता है नेचर में। हम्म, मतलब ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं कुछ कम टाइम में, और इनका ऐसा साउंड सिस्टम होता है, ऐसे विजुअल होता है ताकि आप उसको देखते रहें। लेकिन जब भी हम उसको ऐसा देखना शुरू करते हैं तो कभी फोकस नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, आप एक छोटी मूवी देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप फोकस्ड हैं। आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी और डॉक्यूमेंट्री यू कैन फील समथिंग कि इसमें दिखाया क्या मुझे। योर ब्रेन थिंक, आपका दिमाग सोचता है। इसमें क्या होता है, दिमाग सोचता नहीं है आपका। हम लोग उसको टेक्निकली बोलते हैं कि आपका ब्रेन डिफ़ॉल्ट मोड पे काम करता है, फोकस नहीं कराता है। तो जितना ब्रेन आपका डिफ़ॉल्ट मोड पे काम करेगा और ब्रेन को कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो उतना ब्रेन फटीग होता है, हम्म, रिवॉर्डिंग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, जैसे आप खुद एज ए एडल्ट या बच्चे भी, जब आप आधा घंटा सर्फिंग करते हैं, सर्फिंग करने के बाद में यू फील बैड, सर्फिंग करने के बाद में यू फील फटीग, आपको फ्रेश फील नहीं होता है, इसलिए कि रिवॉर्डेड फील नहीं हुआ। बट कुछ आप देखते हैं डॉक्यूमेंट्री जो आपके काम का है, अगर आपको फोकस बनता है आधे घंटे तक, 20 मिनट तक, यू फील डिफरेंट। आपको लगता है हाँ कुछ देखा आपने, कुछ सीखा, भले कोई मूवी क्यों ना हो। सो सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल यानी स्मार्टफोन की। जितने भी उनका कंटेंट है, जो बच्चों को ऐसे डिज़ाइन कराए गए हैं कि एक एडिक्शन डेवलप होता है। मतलब जैसे आप उसको हटाते हैं लगता नहीं कुछ है नहीं। बहुत बार क्या होता है कि हम सोशली इतना नैरो हो जाते हैं कि हमारा पूरा वर्ल्ड डिजिटल हो जाता है, और ह्यूमन का जो डिज़ाइन किया गया है वो कभी ऐसा नहीं किया गया है। वो हमेशा किया गया सोशली एक्टिव रहने के लिए। जी, तो सोशल एक्टिविटी जितनी भी कम होती जाती है, हम नैरो होते जाते हैं, डिपेंडेंट होते जाते हैं। और जितना हम सोशल मीडिया के अंदर आए, डिपेंडेंट हुए, और हम उस पे गए, लाइक्स पे, डिसलाइक पे, वॉच पे, वीडियो पे, तो उसके साथ साथ हमारा सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ऊपर नीचे होते रहता है। सर जिस सोशल मीडिया की बात हम कर रहे हैं, एकाग्रता को लेके बहुत सारे शोध हुए हैं। पुराना आंकड़ा क्या कहता था और आज के डिजिटल वर्ल्ड में एकाग्रता को लेके आंकड़ा क्या है, वो बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो? एकाग्रता या अटेंशन के बारे में बहुत सारा रिसर्च हुआ है पिछले कुछ दिनों में, और यदि हम देखें तो पिछले करीब 2-3 दशक में एकाग्रता काफ़ी कम हुई है। इसलिए कि एक तो कारण ये है कि हम लोग बहुत सारा मल्टीटास्किंग करते हैं, और कभी कभी उसको अच्छा माना जाता है। तो जो मल्टीटास्किंग हम अवेयर होकर कर रहे हैं, उससे कंसंट्रेशन या एकाग्रता घटता है, अटेंशन उससे कम होता है। इसलिए कि हमें तुरंत शिफ्ट करना पड़ता है। मान लीजिए मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, मुझे वहाँ शिफ्ट करना पड़ा, तो फोकस मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मेरा अटेंशन भी शिफ्ट हो जाएगा। तो ये करते करते पिछले कुछ 2 दशक में ये घटा है। और पहले एकाग्रता होता था, अटेंशन स्पैन होता था हमारा करीब 15 से 20 मिनट के आसपास। अभी देखा जाए तो एवरेज, जितना भी रिसर्च किया गया, स्टडी किया गया, उसके अनुसार ये है एवरेज 9 सेकेंड के आसपास। तो 9 सेकेंड बहुत ही कम होता है, और यही कारण है कि आप देखेंगे कि जितने भी लोग वो देखते हैं, अगर आप एक छोटा सा रिव्यू कर लें रील्स के बारे में, तो जो रील्स की पहले लंबाई होती थी, या जो वीडियो का होता था ड्यूरेशन, वो पहले थोड़ा लंबा होता था, अब वो धीरे धीरे बहुत छोटा होने लगा है। इवन पिक्चर्स नहीं बनती आजकल 3 घंटे की, वो भी 1.5 घंटे 2 घंटे। हम लोग तो 9 से 12, 12 से 3 तो वाला वो बहुत ड्यूरेशन बहुत कम हो गया है, इसलिए कि ओवरऑल अटेंशन बहुत कम हो गया है। अब इसका एक तो थोड़ा बहुत फ़ायदा है कि लोग को लगता है बहुत क्रिएटिव है अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए कि यू डोंट फील गुड। एक जो फीलिंग होती है विथ गुड अटेंशन फोकस, मान लीजिए हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग अगर बात करें आधे घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा किसी सब्जेक्ट पे फोकस होके, तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है। अगर हम उसको शिफ्ट करते रहें, हम 4 बात कर रहे हैं 4 सब्जेक्ट पे, हम जो मन में है सो बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड अटेंशन, दैट मे नॉट लीड टू गुड फीलिंग ऑल्सो। तो उससे इमोशनल फटीग जैसा होता है, और इससे बहुत अधिक घटता है। मोबाइल की बात करें, डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, तो हम जितना अधिक सर्फिंग करते हैं उससे अटेंशन घटता जाता है,
इसलिए कि हमें शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे आपने स्क्रॉल किया, शिफ्ट किया आपने कंटेंट, हम्म, शिफ्ट किया तो आपका अटेंशन मूव करता है, तो ब्रेन बिकम हैबिचुएटेड, ब्रेन एक आदी हो जाता है जल्दी जल्दी देखने का। तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है फोकस की, वो नहीं होता है। और रियल लाइफ में फोकस बहुत ज़रूरी होता है, वो भले आपकी पढ़ाई हो या आपका रिलेशनशिप हो, अपने आप से, अपने माँ से, अपने बाप से, भाई से, बहन से, गर्लफ्रेंड से, कामकाज से जहाँ पे आप कामकाज काम से, करते हैं। तो अटेंशन की वहाँ ज़रूरत होती है, बट ग्रेजुअली वो रहता नहीं है। मतलब 15-20 मिनट से सिमट के 9 सेकंड पे। एवरेज 9 सेकंड पे आ गया जी। तो इसमें मोबाइल डिजिटल वर्ल्ड तो कहीं ना कहीं है ही सर। 20 साल इसमें पहले। डिजिटल वर्ल्ड भी है और जी। हमारा मल्टीटास्किंग भी है। जी। जैसे हम बहुत सारा काम एक साथ करते हैं। मल्टीटास्किंग का एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। यदि आपका बॉडी कहीं पे कंडीशन है, बॉडी एंड ब्रेन, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होती है, उसमें आप बहुत एफर्ट लगाते नहीं। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, ये तो आपका हैबिट का हिस्सा है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और मोबाइल देख भी रहे हैं, तो आपका सेंसरी सिस्टम तो ब्लॉक हो गया, डेविएट हो गया, एक तरफ चले गया, तो उतना आपका हैबिचुएटेड नहीं है आप वो करने के लिए। तो अगर कोई सडन स्टिमुलस आ जाता है साइड से, एक्सीडेंट का कुछ हो गया, ब्रेक हो गया, कुछ खतरा हो गया, तो ब्रेन काम नहीं करता उसमें। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो। आप इतना आदी हो चुके होते हैं कि अपना आदी हो चुके होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है, कि आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है, बट ग्रेजुअली उससे तकलीफ बढ़ती है, फटीग बढ़ता है, मूड इरिटेट रहता है, लो फील करते हैं। और सबसे बेहतर तरीका इसका है, यदि आप देखना चाहते हैं मोबाइल पे आप डिपेंडेंट है कि नहीं, 2 घंटे के लिए इसको अपने पास से हटा दें, दिन भर कम से ये कम 2 आप घंटे के लिए। पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए कह रहे हैं ना? दोनों के मतलब लिए। पेरेंट्स के अगर लिए। आप 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल को हटा देते हैं और आपको उससे कमी महसूस नहीं होती है, तो एक मार्कर है। हालांकि बहुत सारे स्केल्स हैं नापने के लिए, बट एक मार्कर है। एक और भी देखा होगा आपने, जैसे हम उठते हैं तो सीधे हम फ़ोन की तरफ जाते हैं, तो जो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट आपका है, फिजिकल वर्ल्ड से, वो हमेशा टूटा सा रहता है। इसलिए बेहतर ये होता है हमेशा कि जब भी आप सो के उठें तो कम से कम आधा घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे मोबाइल मत देखें, ताकि आपके जो आसपास का इन्वायरमेंट है, आपकी फैमिली है, आपका घर है, आपका खुद का फिजिकल बॉडी है, आपका इन्वायरमेंट है, आप कम से कम उससे कनेक्ट होकर बेहतर फील करें। और यही अप्लाई होता है सोने जाने वक्त। अगर आप सोने जाते हैं तो कम से कम मोबाइल कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पहले बंद कर दें, उससे कनेक्ट मत रहें, ताकि आपका ब्रेन थोड़ा रिलैक्स रहे, आप बेहतर फील कर पाएँ, आपको अच्छी नींद आए। लेकिन बहुत बार देखेंगे कि हम इतने आदी हो जाते हैं, जब तक हम स्क्रॉल नहीं करते हैं हमें नींद भी नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती है हम फिर मोबाइल पे या चले जाते हैं, उसका कंटेंट देखते हैं, या और आईपैड है या टैबलेट है, वहाँ चले जाते हैं। तो दिमाग के लिए कितना नुकसानदेह है सुबह उठते के साथ मोबाइल पकड़ लेना और रात में सोते वक्त जाके मोबाइल पकड़े पकड़े सो जाना। ये आपको लगता है कि ब्रेन का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, ब्रेन को भी रिलैक्सेशन चाहिए होता है, ब्रेन को भी चाहिए होता है थोड़ा आराम। यदि ब्रेन में आप हमेशा बम्बार्डमेंट करते रहें, सुनने का, देखने का, सोचने का, तो ब्रेन रिलैक्स नहीं होता है। और यदि मान लीजिए आप डिस्कनेक्ट होकर सोते हैं रियल समस्याओं से, तो आपको अच्छी नींद आती है। इसका मतलब बड़ा साफ है, जब अच्छी नींद आती है तो आप रिलैक्स फील करते हैं, आप बेहतर महसूस करते हैं, आप सुबह ठीक से उठते हैं, आप बेहतर काम कर पाते हैं। इसी तरह जब आप सुबह उठते हैं, यदि आप सीधे कनेक्ट हो जाते हैं डिजिटल वर्ल्ड से, तो रियल वर्ल्ड तो छूटेगा ना कहीं ना कहीं, इसलिए कि आपका जो सेंसरी सिस्टम है उसका फोकस वहाँ शिफ्ट हो गया, तो बिल्कुल असर पड़ता है इसका। इसलिए डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल चीज़ें हैं, हमें उसका यूज़ करना चाहिए, बट अक्सर हम इसके लिए यूज़ हो जाते हैं। इसी से जोड़ के देख रहा हूँ डॉक्टर साहब कि एक तो हमारा जो डिपार्टमेंट है साइकेट्री डिपार्टमेंट, और हमारा सोना, हमारे सोने में, क्योंकि आज के दौर में ये होने लगा है, अब लोग बहुत हद तक समझने भी लगे हैं कि नींद जितनी ज़रूरी है उतना ही अच्छा खाना भी और उतना ही अच्छा फिजिकल एक्टिविटी भी, भौतिक युग से अलग। लेकिन सोने को कैसे जोड़ के देखते हैं, बच्चों से भी जोड़ के देखें, बड़ों से भी जोड़ के देखें कि सोना कितना ज़रूरी है अगर आपको चाहिए कि आपका ब्रेन सही से काम करे, आप मानसिक तौर पे स्वस्थ रहें, फिजिकल तौर पे। सोना बहुत ज़रूरी है। मतलब सोने का मतलब होता है, यदि आप ऐसे देखें तो 1/3 या 1/4 अपना जीवन का बिताते हैं सोने में, बट सोने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप 1/4 ही सो रहे हैं, 1/5 सो रहे हैं, अगर अच्छे सो रहे हैं
तो दिस इज एज गुड एज 8 घंटे का स्लीप। बट अक्सर हम देखते हैं कि हम स्लीप ले नहीं पाते हो आजकल के टाइम में, और इसका एक मेजर कारण है डिजिटल कनेक्ट। आप अक्सर घर में देखते होंगे, हम लोग जब बातें करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक कारण होता है कि दोस्तों के साथ बात करना है, या ऑफिस का अर्जेंट काम है, ऑफिस का अर्जेंट काम है, हम प्रोफेशनली एंगेज हैं। बट अगर हम 24 घंटे एंगेज रहते हैं तो ब्रेन को समझ में नहीं आएगा कि काम की बात हो रही है। ब्रेन को तो ये समझ में आता है कि ठीक है, मैं इतना एंगेज हूँ, मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और मुझे दिक्कत हो रही है इसको हैंडल करने में। तो जब तक आप एक अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो ब्रेन फिर से रिफ्रेश नहीं होता है, रीबूट नहीं होता है, अपने आप को रिस्टोर नहीं करता है। और अच्छी नींद के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे डिस्कनेक्ट फ्रॉम द ट्रबल्स, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड, लाइट फूड, no tea, coffee at night, then good environment, temperature, and relax sort of mind या environment, वो जब होता है तो अच्छी नींद आती है। और जब तक अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं तो रीबूटिंग, रिफ्रेशमेंट नहीं होता है, एंड दैट अफेक्ट्स द बॉडी ऑल्सो। वो तो गैजेट को भी जब आप लंबे समय तक चलाएंगे तो उसको भी बंद करना तो जरूरी है। गैजेट की तरह होता है, बट ठीक है, ये अवेयर है, गैजेट अवेयर नहीं है। गैजेट गर्म होता पता चल जाता है आपको, जी। ब्रेन का पता नहीं चलता है। ब्रेन गर्म होता है, पता नहीं चलता। डॉक्टर आनंद ये भी समझना चाह रहे हैं कि एम्स कैसे सीबीएसई के साथ मिलके जो मेट प्रोग्राम है या क्या है, वो अगर दर्शकों को बताएं कि उससे कुछ समझ सकें, सीख सकें, खासतौर पे पेरेंट्स। मेट एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंट वेलनेस प्रोजेक्ट। मेट का मतलब होता है दोस्त, मेट का मतलब होता है सखा, दोस्त। और मेट का फुल फॉर्म है माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन। आप ऐसे देखेंगे तो हम लोग जितना भी काम करते हैं हेल्थ पे, तो हेल्थ पे हम लोग काम कम करते हैं। हम लोग एक्चुअली, सरकार इलनेस पर अधिक काम करती है। जैसे अगर मान लीजिए सरकार का बजट देखेंगे तो सारा बजट जाता है अस्पतालों में, तो वो इलनेस मैनेजमेंट हो गया। तो सीबीएसई और एम्स ने हेल्थ एंड एजुकेशन को कंबाइन किया है और कंबाइन करके बनाया है प्रोग्राम, ताकि हम लोग हेल्थ पे काम कर पाएँ। और हेल्थ का काम अगर देखा जाए तो केवल हो सकता है स्कूल में एंड कम्युनिटी में, मतलब बीमार होने से पहले, दैट इज अ हेल्थ। जी। जब बीमार आप हो गए हैं तो इलनेस हो गया जी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है अपना लाइफस्टाइल, अवेयरनेस, खाना पीना, और बीमार नहीं पड़े उसके लिए हमें क्या करना है, बट उसके लिए हेल्थ को समझना पड़ेगा। तो अभी तक ऐसा फोकस नहीं था, तो हम लोगों ने एक डिज़ाइन किया है प्रोजेक्ट मेट। ये 2019 में शुरू किया हम लोगों ने एम्स के अंदर। और मेट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि इसमें वर्कशॉप है कुछ बच्चों के लिए, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के लिए। जी। और ये वर्कशॉप ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं ताकि बच्चों को अपने हेल्थ के बारे में पता चले, रिलेशनशिप, इमोशनल, सोशल, अपने आप से, अपने आसपास वालों से वो बेहतर समझ में आए। और इतने सारे जो वर्ल्ड में है, समाज में है, डिजिटल चीज़ें हैं, डिजिटल कंटेंट है, आजकल नशा है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, तो हम सबके पास है, बट कोई बच्चा उसको चूज़ करता है, कोई चूज़ नहीं करता है। तो एक पावर ऑफ जो चॉइस होता है ब्रेन का, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तो एक वर्कशॉप देते हैं, पावर ऑफ चॉइस इन डिजिटल वर्ल्ड और सब्सटेंस अब्यूज़। फिर हमारा एक फोकस होता है मेट प्रोग्राम में कि हैप्पी गट हेल्दी ब्रेन, इसलिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हेल्थ का गट। और हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि गट इज मोस्ट अब्यूज ऑर्गन आफ्टर द ब्रेन। इसका मतलब होता है जितना हम अपने पेट में डालते हैं, हम क्या डालते हैं नहीं डालते हैं हमें कुछ पता नहीं चलता है। वी गो बाय द ट्रेंड, वी गो बाय द टेस्ट, वी गो बाय द रिकमेंडेशन। सेम थिंग अप्लाई होता है ब्रेन के साथ। लोगों ने कहा ये देख लो, ये सुन लो, ये कर लो, तो हम ब्रेन को भी एब्यूज़ ही करते हैं एक तरह से। जी। तो ये सारा अवेयरनेस बेस है कि हम लोग कैसे अवेयर करें बच्चों को पेरेंट्स के साथ, ताकि वो डिसीज़न ले पाएँ कि क्या गलत है क्या सही है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम बोलते हैं कि ये काम करो ये मत करो, बट बच्चों का दिमाग एंथुसियास्टिक होता है और क्रिटिकली थिंकिंग करना शुरू करता है मिडिल क्लास से। तो जब मिडिल क्लास में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है तो बच्चे उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं सीरियसली, और करना भी नहीं चाहिए उनको। तो वो डिबेट करेंगे
क्यूरियस होंगे, इंक्विजिटिव होंगे कि क्यों हम करें। तो ये प्रोग्राम उसके आसपास डिज़ाइन किया गया है ताकि उसको सोचें और एक डिसीजन ले, अवेयर हो। सर, तो जो मेट को लेके बता रहे थे वो मोटे तौर पे क्या है वो? सो मेट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बच्चों के रिजिलियंस पे फोकस करता है कि बच्चे इतने रिजिलियंट हो कि अपना कुछ ख्याल खुद भी कर पाएँ, थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट हो, सीखें, जो भी एक्शन लेते हैं उसके बारे में क्रिटिकली सोचें। और ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत हम बच्चों पे कोई बोझ डालना चाह रहे हैं। तो हम बताना चाह रहे हैं पेरेंट्स को कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, योर होम शेप योर ब्रेन। आपका घर का माहौल आपके ब्रेन को शेप करता है, बट बच्चों की भी जिम्मेवारी है कि आप अपने आप को बेहतर करें और एक जिम्मेवारी लें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, भले आप सोशल लें या घर में भी लें, कुछ करें। इसलिए कि धीरे धीरे देखा जा रहा है कि सारा फोकस पढ़ाई पे चले जा रहा है, पूरा फोकस चले जा रहा है एकेडमिक पे। और कभी कभी लगता है कि हम लोग ऑब्सेस हो गए हैं एजुकेशन से कि खाली पढ़ो 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 पढ़ो, बाकी जिम्मेदारियां भी हैं जो बाकी तो खत्म हो रही है धीरे धीरे करके। इसीलिए देखेंगे तो मेंटल हेल्थ इशू बहुत बढ़ रहा है, सोशल डिस्कनेक्ट बहुत अधिक बढ़ रहा है। तो मेट का बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है कि जब हम स्कूल पे काम करेंगे तो मेट हमको हेल्प करेगा नेक्स्ट जनरेशन को ठीक बेहतर करने में। मेंटल हेल्थ में, बेहतर वेलनेस में। जितनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ें हैं जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, क्रॉनिक इलनेसेस है, उसमें धीरे धीरे कमी आएगी। तो एक्चुअल जो मेट का फोकस है हेल्थ पे है, हेल्थ एंड वेलनेस पे है, नॉट ऑन इलनेस। आखिर सवाल सर, बहुत संक्षेप में अगर जवाब दे पाए, हालांकि सवाल बहुत गंभीर है। जो बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ता है सर, उसमें क्या क्या आपको लगता है कि किस तरह के सिम्टम हैं जब पेरेंट्स को ये मान लेना चाहिए कि आपका बच्चा कहीं परेशान ज़रूर है, ये खासतौर पे कम्पिटिटिव वाले एज ग्रुप में? जब भी बच्चा ऐसा बात करे, 5 चीज़ें देखें पेरेंट्स। जब भी उनको लगे कि इसका सेल्फ इस्टीम लो हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, उसके बाद जब भी बच्चे इस तरह की बात करें कि मैं होपलेस हो रहा हूँ, अब मेरे से नहीं होगा और अब कोई फ़ायदा नहीं है, तो जब भी उसके बातचीत के दौरान ऐसा आप महसूस करें कि एक होपलेसनेस है, उम्मीद नहीं लगता है, या अब मेरे से नहीं होगा, मैं छूट रहा हूँ, या उसके बाद फिर नींद नहीं आना हो गया और लगता है अब सब बेकार है, तो गंभीर होना चाहिए। और उस वक्त केवल मोटिवेशन से काम नहीं चलता है कि नहीं तुम कर सकते हो। उस वक्त आराम से बैठना पड़ता है, थोड़ा सा ब्रेक ले ले, कोई बात नहीं, एक दिन का ब्रेक लेके सोच ले, ठीक है फिर से कर लेंगे। सो बट ये अलग अलग होता है, हर फैमिली का अलग अलग डायनेमिक होता है, उसके अनुसार काम करना पड़ता है। बट ये मेन जो फोकस एरिया है, जब भी आपको लगे कि कहीं ना कहीं बच्चे में होपलेसनेस दिख रहा हो, कहीं ना कहीं दिख रहा हो वर्थलेस दिख रहा हो, कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि हेल्पलेस है, कोई हमको हेल्प नहीं कर पाएगा, तो ये सावधानी वाली बात है, खतरे वाली बात है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।